हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन थर्मोडायनेमिक्स। बेटा, हम थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे थे और उसके ऊपर हमने 2 लेक्चर डिलीवर किए अब तक। और उन 2 लेक्चर्स में क्या डिस्कस किया था बेटा? हमने बेसिक चीजें। तो आज भी हमारा जो रहेगा लेक्चर का मेन जो टॉपिक रहेगा दैट इज क्वाइट बेसिक। बेटा, उन चीजों को हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर यूटिलाइज करेंगे या कहोगे आप यूज करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर में वो होंगी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस क्या होती है। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस छोड़ो, मैं आपको बताता हूं बेटा प्रोसेस क्या होती है कोई भी। क्लियर है? चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो बेटा, आज का जो हमारा मेन रहेगा दैट इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस लिख लो। चलो, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होती है। अब एक प्रोसेस क्या होती है, ठीक है, किसी भी काम करने का तरीका क्या होता है। अगर कोई सिस्टम, एक सिस्टम है, अ सिस्टम चेंजेस इट्स पोजीशन, a system changes its position from one point to other, then we call it a process। हम उसको एक प्रोसेस कह देते हैं। अगर कोई भी सिस्टम अपनी एक पोजीशन से चेंज होकर दूसरी पोजीशन पे जाता है बेटा, तो आप बोल दोगे कि एक प्रोसेस हो गई यहां पे। ठीक है, तो अब जो प्रोसेस का केस है, जैसे सपोज करो मैंने सिस्टम लेता हूं यहां पे, ये मैंने एक सिस्टम ले लिया और इस सिस्टम में ये जो मैंने लगाया बेटा दैट इज फ्रिक्शनलेस पिस्टन। क्या है हमारे पास? फ्रिक्शनलेस पिस्टन। मतलब इस पिस्टन को मैं इजिली अप एंड डाउन मूव कर सकता हूं। लेट इट बी दिस इज पोजीशन ए। ये सिस्टम इनिशियली किस पोजीशन पे है? ए। इट इज इनिशियली एट पोजीशन ए बेटा। अब मैंने क्या किया, इस सिस्टम पे थोड़ी सी प्रोसेस करनी है, मुझे कुछ काम करना है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल अप्लाई सर्टेन प्रेशर ऑन दिस पिस्टन, then this piston move towards, or the system shows compression and this is position B। ये क्या है? B पोजीशन है। this is final position। ये क्या बेटा हमारे पास? फाइनल पोजीशन है। तो अब इनिशियली A पोजीशन से B तक आना, मतलब A इनिशियल पोजीशन है और B क्या बेटा? फाइनल पोजीशन है। अगर कोई भी बॉडी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जा रही है बेटा, इसका मतलब कुछ ना कुछ वहां पे प्रोसेस हो रही है। क्लियर है? जैसे सपोज करो ये मार्कर है बेटा, ठीक है। अब मार्कर का कैप यहां पे है, अगर मैं इसको ओपन कर दूं और इस कैप को यहां पे ले आऊं, तो इसका मतलब क्या है? यहां से यहां तक आने में एक प्रोसेस हुई है। ठीक है, क्या हुई है? प्रोसेस हुई है जनरली। तो एक सिंपल प्रोसेस है। आप इसको यहां से वापस यहां ले जाओ तो भी प्रोसेस है बेटा एक। क्लियर है? तो इसी तरीके से थर्मोडायनेमिक्स में उसकी अपनी प्रोसेसेस होती हैं। अब कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं उनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के केस के अंदर। तो थर्मोडायनेमिक्स में बेटा हम कहते हैं सबसे पहली प्रोसेस जो होगी यहां पे दैट इज फर्स्ट आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। व्हाट वी कॉल इट? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस होती क्या है? इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, जिस प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता हो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब इस केस में जो चेंज इन टेम्परेचर आएगा बेटा यहां पे डेल्टा टी, ये होता है T2 माइनस T1। ठीक है, दैट मस्ट बी इक्वल टू
जीरो। टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर मस्ट बी जीरो। मतलब किसी भी प्रोसेस को अगर आप करवा रहे हो और वहां पे आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है तो दैट प्रोसेस इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। अब होता क्या, देखो इस प्रोसेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज नहीं होता है बेटा, हीट इस सिस्टम के अंदर जा सकती है और इस सिस्टम से बाहर आ सकती है। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे हीट का क्या केस रहेगा। तो आपको रखना है कि जो हीट है, हीट कैन चेंज इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है बेटा, हीट कैन चेंज, हीट चेंज हो सकती है। हीट कैन चेंज इन दिस प्रोसेस, वो ट्रांसफर हो सकती है। इसका मतलब ये है कि जो डेल्टा क्यू होता है, क्यू बेटा हीट के लिए है, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो इक्वल टू जीरो नहीं रहेगा। और अगर आपसे कोई पूछे कि यार हीट चेंज क्यों हो रहा है यहाँ पे, अगर हीट चेंज होगी तो टेम्परेचर चेंज होगा। बट देखो एक प्रोसेस हो रही है कोई भी, उस प्रोसेस के अंदर क्या हो सकता है सॉरी, उस प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर वेरी कर सकता है। अगर कोई चीज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रही है, ठीक है, और दूसरे पॉइंट तक जब मूव करेगी तो क्या होगा, वहां पे टेम्परेचर चेंज आ सकता है। जब टेम्परेचर चेंज आएगा यहां से यहां तक, तो उस केस के अंदर अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो हम सिस्टम को हीट देंगे ताकि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। अगर यहां से यहां तक जाने के लिए टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सिस्टम से हीट बाहर निकाल लेंगे ताकि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। ठीक है बेटा, तो यह प्रोसेस होती है आइसोथर्मल प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। आइसो का मतलब सेम होता है और थर्मल का मतलब क्या है, टेम्परेचर से रिलेटेड है। अब देखो इसी प्रोसेस को मैं आपको समझाता हूं आगे बेटा किस तरीके से अप्लाई करेंगे। अब मैंने क्या किया बेटा, देखो दो सिस्टम ले लिए यहां पे, एक ये ले ली इनिशियल कंडीशन, दिस इज द इनिशियल कंडीशन ऑफ सिस्टम। ठीक है बेटा, और इनिशियल से फिर हम कहां मूव करके आए, फाइनल कंडीशन में। और इन दोनों सिस्टम के अंदर, दिस इज फाइनल कंडीशन, इन दोनों के अंदर हमने क्या कंसीडर किया है बेटा, गैस। और कौन सी गैस है बेटा इनके अंदर, इन सिस्टम के अंदर वी हैव आइडियल गैस। हमारे पास क्या बेटा यहाँ पे गैस है, इसके अंदर भी और इस सिस्टम के अंदर ही। अब हमने मान लिया कि इनिशियली हमारे पास प्रेशर जो है P1 है, वॉल्यूम कितना है V1 है, और टेम्परेचर कितना है T बेटा। और फाइनल क्या है हमारे पास, प्रेशर P2 है, वॉल्यूम कितना है V2 है, और टेम्परेचर कितना है T2 है बेटा। अब गैस जो है वो कांस्टेंट है बेटा, दोनों में गैस क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और एक पर्टिकुलर गैस के लिए जो भी आप यूनिट कंसीडर करोगे उसके लिए अकॉर्डिंगली एनआरटी की वैल्यू होगी। तो मैं दोनों सिस्टम्स के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लिखता हूं यहां पे। तो क्या होगी बेटा आइडियल गैस इक्वेशन, देखो P1 V1 is equal to nRT. Here we have P2 V2 is equal to nRT बेटा। नंबर ऑफ मोल्स दोनों केस के अंदर सेम रहेंगे, R और T की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या है बेटा वहां पे सेम है। तो इस केस से, इस पर्टिकुलर केस से बेटा हम क्या लिख सकते हैं, देखो हम ये कह सकते हैं कि P1 V1 is equal to P2 V2 is equal to PV is equals to क्या होता है हमारे पास, एक कांस्टेंट आता है बेटा। समझ आया केस। देखो ये वाली बात जो है वो ध्यान में रखना बेटा, किस तरीके से मैं आपको शो कर रहा हूं। मतलब P1 V1 इनिशियल कंडीशन थी और उसकी वैल्यू किसके इक्वल थी, nRT विच इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। P2 V2 भी क्या है, कांस्टेंट है बेटा, और उसकी वैल्यू क्या है, nRT उसकी वैल्यू है बेटा। क्लियर है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन ड्राइव फ्रॉम हियर कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट K, लेट इट बी कि PV को मैंने K कांस्टेंट मान लिया बेटा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो आई कैन राइट दिस लाइक दिस कि P इज इक्वल टू K अपॉन V। तो यहां पे क्या होगा, P इज, इससे हम क्या शो करते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर P जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। ठीक है बेटा, अब जो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉयल्स लॉ था हमारे पास स्टार्टिंग में, दिस इक्वेशन इज फॉर बॉयल्स लॉ, और जो बॉयल्स लॉ था वो हमारे लिए क्या था बेटा, दैट वाज आइसोथर्मल प्रोसेस।
वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस थी जिसमें हम टेम्परेचर कांस्टेंट रख के प्रेशर और वॉल्यूम को चेक कर रहे थे। ठीक है, तो ये केस आ गया देखो बेटा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप वो केस शो कर सकते हो। अब देखो इस केस के अंदर जो हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसमें हम क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे इस केस को बेटा और थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे, देखो मैंने इसको कंसिडर करता हूं PV इज इक्वल टू के। क्या है? PV इज इक्वल टू के। नाउ डिफरेंशिएट इट। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट इट बेटा। जब डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या करूंगा, डी PV इज इक्वल टू डी के आ जाएगा बेटा। अब जो डी के है बेटा, देखो कांस्टेंट क्वांटिटी है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंशिएट करके 0 आएगी। तो यहाँ पे PdV का केस है, तो यहाँ पे अगर आप V कांस्टेंट रखते हो तो क्या आएगा, VdP प्लस P कांस्टेंट रखो, यू विल गेट PdV इज इक्वल्स टू 0 बेटा। क्लियर है? अब देखो ये हमारे पास आया है VdP प्लस PdV। अब इसको आगे लिख दो बेटा, VdP इज इक्वल टू माइनस PdV बेटा। अब आप क्या कर सकते हो, dP अपॉन dV इज इक्वल टू माइनस P अपॉन V। ये जो केस आया बेटा यहां पे हमारे पास कि जो यहां पे हमें मिला है dP अपॉन dV इज इक्वल टू माइनस PV। ये क्या है बेटा, ये स्लोप ऑफ द ग्राफ है। dP अपॉन dV क्या है, विच इज इक्वल टू माइनस P अपॉन V। इट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप है बेटा। क्लियर? जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई है बेटा, ये वैल्यू आई है। तो ये आपको याद रखना है कि आइसोथर्मल प्रोसेस का जो स्लोप होता है बेटा वो माइनस P अपॉन V आता है। क्लियर है केस? ये कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है सारी चीजें जो आपको बता रहा हूं। अब इस केस में देखो हमने क्या किया, आइसोथर्मल केस के अंदर उसका स्लोप निकाल लिया dP अपॉन dV करके। अब हम ग्राफिकली इसको प्लॉट करके देखते हैं बेटा। तो ग्राफ्स की बात करें यहां पे तो हम कहेंगे देखो इस केस में कि हमारे पास कौन कौन से ग्राफ्स बनेंगे। तो जनरली मैं 3 ग्राफ शो करता हूं आपको, PV के बीच में ग्राफ, दूसरा देखो बेटा PT के बीच में ग्राफ, और तीसरा देखो बेटा यहां पे VT के बीच में ग्राफ। ठीक है बेटा, तो 3 ग्राफ बनाएंगे हम इस पर्टिकुलर लॉ के लिए। अब देखो PV के बीच में ग्राफ, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब जितना प्रेशर कम होगा उतना वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। तो ये PV के केस के अंदर ग्राफ है। तो अगर आप एक पॉइंट के अंदर आइसोथर्मल प्रोसेस कर रहे हो बेटा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, जितना प्रेशर किसी गैस का कम होता चला जाएगा उतना वॉल्यूम उस गैस का बढ़ता चला जाएगा। वैसे बताइए बेटा, जितना प्रेशर कम होगा उतना वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा किसी भी सिस्टम का बेटा। तो PV के लिए ग्राफ ये आएगा, और इस ग्राफ का जो स्लोप आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे dP अपॉन dV, dP अपॉन dV मतलब dP अपॉन dV इसका ग्राफ है, और जो उसका स्लोप आ रहा है दैट इज माइनस PV का केस आया बेटा, ये शो किया यहाँ। ठीक है बेटा, अब उसी तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, PT का ग्राफ बनाते हैं। PT का देखो प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम क्या कर रहा है बेटा, बढ़ रहा है। अगर प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम क्या कर रहा है बेटा, बढ़ रहा है। लेकिन टेम्परेचर क्या है बेटा इस प्रोसेस में, कांस्टेंट है। तो इस केस में ग्राफ क्या बनेगा, देखो इस तरीके से। इस केस में ग्राफ क्या बनेगा, इस तरीके से बेटा। अब टेम्परेचर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। मतलब क्या होगा, दैट लाइन इज पैरेलल टू P एक्सिस बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट इन दिस केस। देखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर बात कर रहे थे, तो दैट विल रिमेन कांस्टेंट ओवर देयर बेटा। ठीक है, अब इस केस में भी क्या होगा बेटा, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब यहां पे एक चीज नोट करो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और अगर आप शो कर रहे हो कि ये एक लाइन जो है ऊपर को जा रही है, A इनिशियल पॉइंट ये है, B ये है, तो इस केस के अंदर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये लाइन नीचे की तरफ आएगी। अगर A ये है तो B ये है बेटा। क्लियर केस? तो वो आपको याद रखने किस तरीके से आपको ग्राफिकली ये चीजें एक्सप्लेन की जाती हैं। अब देखो जो भी आइसोथर्मल प्रोसेस है
जो भी यहाँ पे हमने प्रोसेस शो किए बेटा, ये कांस्टेंट टेम्परेचर के अंदर प्रोसेस की जाती है, जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है बेटा। क्लियर केस? तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? दैट प्रोसेस इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। ये पहली प्रोसेस है। प्लीज सारे केस याद रखना बेटा इसके, क्योंकि मैं इस प्रोसेस का फिर से यूज करूंगा और आपको इसके बारे में बहुत सारी चीजें लेटर ऑन फिर से समझाऊंगा बेटा। ठीक है? तो ये केस आ गया आपका पहली प्रोसेस जो हमने शो की है। जल्दी से नोट करो बेटा इसको, फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं, बी प्रोसेस शुरू करेंगे। देखो बेटा, अब बात करते हैं सेकंड। ये तो हमारे पास होगी आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है ना? अब देखो सेकंड प्रोसेस बेटा, इस केस में अगर हम बात करें तो सेकंड प्रोसेस क्या आएगी उसकी बात करते हैं। बी, दैट इज आइसोबैरिक प्रोसेस। देखो इसको याद करने का तरीका क्या है? आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। और जो बार है बी ए आर से यूनिट ऑफ प्रेशर, तो जहां पे बैरिक लिखा होगा वहां पे क्या होगा बेटा? प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो इन दिस प्रोसेस चेंज इन प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है? चेंज इन प्रेशर क्या होगा बेटा? यहां पे कांस्टेंट रहेगा। किस तरीके से कांस्टेंट रहेगा? देखो, अगर मैं डेल्टा पी लिखता हूं, दैट इज P2 माइनस P1 विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पे P2 और P1 होगा ही नहीं। इनिशियल और फाइनल पोजीशन का केस कुछ होगा ही नहीं। तो जो प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर पे होती है बेटा, उन प्रोसेस को हम आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते हैं। और जितनी भी लेबोरेटरीज में, लैब्स के अंदर बेटा, लेबोरेटरी प्रोसेसेस जो भी आप करते हो बेटा, वो सारी की सारी क्या होती है आपके पास? आइसोबैरिक प्रोसेस होती है। जितनी भी नेचुरल प्रोसेस कर रहे हो विदाउट यूजिंग एनी कंडीशन, ऑल प्रोसेस आर आइसोबैरिक प्रोसेस बेटा। वो सारी की सारी प्रोसेस क्या होती है? आइसोबैरिक प्रोसेस होती है। अब इस केस में बेटा हम कर सकते हैं, देखो यहां पे मैं आइडियल गैस ले रहा हूं, दो सिस्टम के अंदर आइडियल गैस ली बेटा मैंने। तो एक कंटेनर मेरे पास कुछ इस तरीके से आया जिसमें, और बी कंटेनर बेटा मेरे पास क्या आया? ये है, ये इनिशियल है, आई लिख रहा हूं, और ये क्या है बेटा? फाइनल है, तो एफ लिख रहा हूं। यहां पे प्रेशर पी है, वॉल्यूम V1 एंड टेम्परेचर T1। वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज हो सकता है बेटा, सिर्फ प्रेशर चेंज नहीं होगा।
यहां पे क्या आएगा, प्रेशर P, वॉल्यूम कितना है V2 और टेम्परेचर कितना है बेटा T2। यहां पे डेल्टा P इज इक्वल टू 0 बेटा, क्योंकि दोनों में प्रेशर सेम है, तो दोनों को जब माइनस करोगे तो क्या आएगा, दैट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 0। अब इस केस के अंदर देखो बेटा, यहां पे इस चैम्बर के लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगी, PV1 इज इक्वल टू nRT1 बेटा, क्लियर है। यहां पे क्या होगा, PV1 इज इक्वल टू nRT1, और इस केस के अंदर PV2 इज इक्वल टू nRT2 बेटा, ये केस आ गया। अब यहां पे V1 और T1 वेरी कर रहा है बेटा, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहां पे V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू nR अपॉन P बेटा, ठीक है। यहां पे क्या आएगा, V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू nR अपॉन P बेटा, ठीक है केस। अब देखो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो क्वांटिटी हम यूज कर रहे हैं इस केस में nR अपॉन P, दैट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, दिस इज आल्सो कांस्टेंट। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं अगर कांस्टेंट क्वांटिटी आती है। तो जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो देखो हमारे पास क्या मिलेगा बेटा, वी विल गेट V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू V अपॉन T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कोई कांस्टेंट रख सकते हो बेटा जिसकी वैल्यू आप कांस्टेंट मानते हैं। तो ये आ गया। अब इस केस में हमारे पास क्या है, जनरलाइज वे में इसको पढ़ें तो क्या होगा, V अपॉन T इज इक्वल टू K, कांस्टेंट लिख लिया बेटा मैंने, तो इसमें आई कैन राइट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KT, ये आ गया। इसका मतलब क्या है बेटा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है तो इस केस में क्या रखा हमने, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर क्या रहता है बेटा वहां पे, इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो जब प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट है और V और T का रिलेशन है तो वो क्या होता है बेटा हमारे पास, चार्ल्स लॉ, दैट इज बेसिकली चार्ल्स लॉ बेटा। उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ल्स लॉ कह देते हैं, इन विच वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जहां पे वॉल्यूम क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आता है बेटा, क्लियर है। इस केस में देखो तो यहां पे हम इस तरीके से शो कर देते हैं इस केस के अंदर। अब देखो अगर आपको इस केस में बेटा स्लोप निकालना हो, ठीक है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द स्लोप। हाउ, ये वाली इक्वेशन आप कंसीडर कर सकते हैं, ये वाली कर लो, कोई भी इक्वेशन कंसीडर कर लो और उसको डिफरेंशिएट कर दो, फिर से डिफरेंशिएट इट। When you differentiate it, you will get dV, K कांस्टेंट है बेटा, एंड dt, you will get dV, K कांस्टेंट है यहाँ पे, dt बेटा, क्लियर है। दूसरा वाला अगर आप प्लस t करोगे तो d के लिखोगे तो जीरो वैल्यू आएगी उसकी, इसलिए यही रहेगा। तो you will get dV अपॉन dt इज इक्वल्स टू K। ये आपके पास एक कांस्टेंट जो वैल्यू होगी दैट विल गिव यू द स्लोप ऑफ द ग्राफ, वो स्लोप ऑफ द ग्राफ शो करेगा बेटा यहां पे। दिस इज स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ इन केस ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में इस तरीके शो करते हैं। अब यहां पे देखो आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर इफ वी प्लॉट ग्राफ्स, अगर हम ग्राफ्स की बात करें तो 1 2 3 बेटा, 3 ग्राफ प्लॉट करेंगे यहां पे भी हम। सबसे पहला ग्राफ प्लॉट करेंगे PV के बीच में, फिर हम करते हैं PT के बीच में, और फिर करते हैं V और T के बीच में, ठीक है। अब ये प्रोसेस जो हो रही है दैट टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे प्रोसेस हो रही है, तो प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, तो क्या होगा बेटा, इस तरीके से ये प्रोसेस होगी। कि प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम क्या रहेगा, बढ़ता रहेगा बेटा, क्लियर है केस। तो ये हमने शो कर दिया। इस केस में भी क्या है बेटा, प्रेशर कांस्टेंट है
तो कुछ इस तरीके से ये केस हमारे पास आएगा। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट इज व्हाई मैंने इसको इस तरीके से शो कर दिया बेटा। अब इस केस में बेटा क्या है, देखो वो बोल रहा है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है तो वी विल गेट समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से लाइन मिलेगी और इस लाइन का जो स्लोप होगा दैट इज के बेटा, वो के आएगा हमारे पास बेटा। क्लियर है केस? तो उस तरीके से क्या कर सकते हो आप, स्लोप ऑफ द लाइन कैलकुलेट कर सकते हो, स्लोप ऑफ द लाइन कैलकुलेट कर सकते हो। और इस तरीके से ये 3 ग्राफ आपको याद रखने होंगे बेटा। देखो ग्राफ में इसलिए करा रहा हूं कि पीवी का जो ग्राफ होगा ना हमेशा, दैट विल गिव यू द वर्क डन इन दैट प्रोसेस। अगर आपसे कोई पूछेगा कि आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा, तो यू हैव टू सी दिस पर्टिकुलर ग्राफ, पीवी का ग्राफ, जहां पे प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम वेरी कर सकता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप क्या बताओगे कि व्हाट विल बी द ग्राफ, वो ग्राफ क्या होगा और किस तरीके से हम उसको शो करेंगे। तो यहां पे देखो बेटा केस मैंने शो कर दिया और इसके साथ ही हमारे पास क्या हो गया, आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है बेटा, बट प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर वहां पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो उसके लिए हमें या तो वॉल्यूम चेंज करना पड़ेगा या हमें टेम्परेचर चेंज करना ही पड़ेगा बेटा। तो जितनी भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं उनको चेंज करके हमें इस प्रोसेस को मेंटेन करना होता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस। अब देखो सी बेटा, सी केस है हमारे पास, दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। व्हाट वी कॉल इट, आइसोकोरिक प्रोसेस। It is that process in which it is that process in which volume does not change with respect to process। वॉल्यूम चेंज नहीं होता है बेटा, मतलब यहां पे डेल्टा वी इज इक्वल्स टू 0 आता है। मतलब V2 माइनस V1 की जो वैल्यू है वो कितनी आती है, 0, क्योंकि V2 और V1 एक ही है। तो उसको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहता हो। अब आप कैसे याद रखो बेटा, आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे CH याद रखना, C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर हम किसको मेजर करते हैं, या तो लेंथ को मेजर करेंगे, लेंथ की बात हम कर नहीं रहे, या एरिया करेंगे, एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम। तो सेंटीमीटर क्यूब का केस आएगा बेटा। जिस प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता हो उस प्रोसेस को हम आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं, जो मैंने आपको यहां पे शो किया बेटा। अब देखो इस आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर भी हम क्या करते हैं, इस तरीके से आइडियल गैस कंसीडर करते हैं। सुनो ध्यान से, आइडियल गैस क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे बेटा। अब आइडियल गैस के 2 सिस्टम कंसीडर कर लो, यहां पे भी एक इनिशियल पोजीशन, एक फाइनल। यहां पे क्या है, P1 V T1, यहां पे क्या है बेटा, P2 V T2 बेटा। क्लियर है केस? अब हम बोलते हैं इस केस के अंदर ये 1 नहीं है बेटा, याद रखना कॉमा लगाया है ये। अब यहां पे डेल्टा V इज इक्वल्स टू 0 है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम जो है बेटा वो क्या है, यहां पे 0 शो कर रहा है। ठीक है, अब दोनों सिस्टम के लिए इनिशियल और फाइनल कंडीशन के लिए हम आइडियल गैस लगाते हैं, इक्वेशन लगाते हैं। तो वो क्या होती है, P1 V इज इक्वल टू NR T1। ये क्या होगी, P2 V इज इक्वल टू NR T2 बेटा। ये कैसा आ गया, P1 V इज इक्वल टू NR T1, P2 V इज इक्वल टू NR T2। अब इस इक्वेशन को बेटा अगर हम रीअरेंज करें थोड़ा सा तो देखो क्या आएगी, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू NR अपॉन V। ये आ जाएगा P2 अपॉन T2 इज इक्वल टू NR अपॉन V बेटा। इस तरीके से केस कुछ आ जाएगा बेटा हमारे पास। ठीक है, ये केस आ जाएगा बेटा, इसको नोट करो, फिर मैं आगे समझाता हूं पूरे का पूरा केस।
देखो बेटा, हम बात करते हैं इसकी आगे। वहां से आगे देखो हम यहां से क्या नोट कर पा रहे हैं बेटा कि जो P1 अपॉन T1 है दैट इज इक्वल टू दिस विच इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है बेटा। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं वहां पे, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। इन जनरलाइज्ड फॉर्म यू कैन राइट P अपॉन T which is equal to a constant quantity. That constant may be anything. वो कुछ भी केस हो सकता है बेटा जो हम शो कर रहे हैं। अब देखो इस केस के अंदर P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 इज इक्वल टू P अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो दे रखा है बेटा हमें वहां पे। अब उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, यहां पे भी बेटा वही कंसेप्ट लगाते हैं, P अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K which is equal to P is equal to K T, or you can write P is directly proportional to temperature। और जब P is directly proportional to temperature हमारे पास आ रहा है तो ये कब आ रही है कंडीशन, at constant volume। जब वॉल्यूम क्या होगा बेटा वहां पे कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सा लॉ बन रहा है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है और P is directly proportional to T है, दैट इज गे-लुसैक्स लॉ, गे-लुसैक्स लॉ बेटा, ठीक है। हमने पढ़ा था ये लॉ बेटा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ रहा है। अब इस इक्वेशन को भी आप डिफरेंशिएट करके स्लोप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां पे भी स्लोप की वैल्यू आई होप दैट विल बी इक्वल टू के। तो डिफरेंशिएट करो इसको, डिफरेंशिएट तो क्या आएगा, dp अपॉन dt इज इक्वल टू के आ जाएगा बेटा। दिस इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए बेटा इसकी वैल्यू भी वही आ रही है जो हमने पहले शो की थी। अब इसके लिए क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। किसके लिए, आइसो कोरिक प्रोसेस के लिए। फिर से हम 3 ग्राफ प्लॉट करेंगे, देखो यहाँ पे 1, 2 एंड 3। पहला क्या है, पीवी ग्राफ, दूसरा क्या है, पीटी ग्राफ, तीसरा क्या है, वीटी ग्राफ, ठीक है। अब पीवी ग्राफ क्या है बेटा, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट इन दिस प्रोसेस। तो ये ग्राफ बनेगा बेटा, इस तरीके से शो करेंगे। वॉल्यूम क्या है, यहां पे कांस्टेंट है, इस केस में भी वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट बेटा। वॉल्यूम क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, इसलिए हमारे पास इस तरीके से केस आएगा। यहां पे जब ड्रॉ करोगे तो दैट विल बी स्ट्रेट लाइन, और इसका स्लोप है बेटा जो किसके इक्वल आ रहा है, दैट इज इक्वल्स टू के, ठीक है। क्योंकि ग्राफ किसमें है, डीपी अपॉन डीटी है ना, डीपी अपॉन डीटी, दैट इज व्हाई स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू के। के में भी कांस्टेंट, और वो के की जगह एन आर अपॉन वी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई बोले कि नंबर ऑफ मोल्स इतने हैं, आर की वैल्यू ये है और वॉल्यूम ये है जो कांस्टेंट है, तो जो भी इसको कैलकुलेट करके आएगा बेटा दैट विल बी इक्वल टू द के, वो के इक्वल आ जाता है। अब इस प्रोसेस में जो हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस है, देखो ठीक है, इसमें एक नोट लिखो बेटा, यहां पे नोट लिखते हुए याद रखना बेटा आपको कि इस केस के अंदर वर्क डन इज इक्वल्स टू 0 होता है। यहां पे वर्क डन जो है बेटा दैट विल बी इक्वल्स टू 0। देखो वर्क डन तभी होता है, कोई भी काम कब होता है, जब आप बोलोगे कि व्हेन यू अप्लाई सम फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मूव्स बाय अ लिटिल बिट डिस्टेंस एटलीस्ट। अगर मैं इस बोर्ड के ऊपर विच इज हैंगिंग ऑन द वॉल बेटा, इफ आई अप्लाई प्रेशर और द फोर्स ऑन दिस बोर्ड, व्हाट विल हैपन, दिस बोर्ड इज इंटैक्ट, दिस बोर्ड इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, यहाँ पे कुछ काम कर रहा हूं मैं इसके ऊपर, नहीं कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, इस केस के अंदर वर्क डन 0 है। आप दीवार को पुश कर रहे हो किसी फोर्स से बेटा, तो दीवार तो मूव नहीं कर पा रही है, वो तो वहीं खड़ी है जहां पे थी। तो वर्क डन होने के लिए कुछ ना कुछ डिस्टेंस से उसको मूव करना जरूरी है। तो जब तक वो मूव नहीं करेगा तो वर्क डन क्या आएगा बेटा, वहां पे 0 आएगा। तो याद रखना आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन जो होता है बेटा दैट इज आल्सो 0। वो क्या होता है बेटा, 0 होता है उस केस के अंदर बेटा। या बात टेम्परेचर और प्रेशर वेरी कर सकते हैं, लेकिन वर्क डन क्या बेटा वहां पे 0 रहता है। तो ये हमारे पास थर्ड प्रोसेस थी दैट इज आइसोकोरिक, इन विच वर्क डन
रिमेन्स 0 बेटा। अब देखो नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस की बात करें बेटा, इसको नोट कर लो फिर मैं, क्योंकि नेक्स्ट प्रोसेस काफी सारी स्पेस को कवर करेगी बेटा। तो देखो इसको, देखो बेटा अब हम बात करते हैं डी प्रोसेस की, ठीक है। डी प्रोसेस मतलब नेक्स्ट प्रोसेस, डी दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, इस प्रोसेस का एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। इसके बारे में भी बात करेंगे बेटा हम लोग आगे कि क्या होती है आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस, क्या होती है जिसमें एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी सेम रहता हो, 0 रहता हो बेटा, क्लियर। उसको बोलते हैं आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस, या हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस बेटा, क्लियर है केस। तो ये केस आ गया एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस का केस। अब इसमें होता क्या है, इन दिस प्रोसेस, in this process exchange of heat remains constant। मतलब यहां पे चेंज इन हीट दैट इज इक्वल टू 0। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे चेंज इन हीट बेटा यहां पे कुछ नहीं आता है। टेम्परेचर चेंज हो सकता है, देख लो पहले आप सुनो, हीट एक्सचेंज नहीं होगी, टेम्परेचर वेरी, टेम्परेचर may vary in this process। टेम्परेचर वेरी कर सकता है, लेकिन हीट चेंज यहां पे क्या होती है बेटा, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। मतलब सिस्टम ना हीट को गेन करेगा और ना ही सिस्टम हीट को रिलीज करेगा बेटा। नाइदर द हीट विल बी गेन्ड बाय द सिस्टम और नॉट इट विल बी रिलीज्ड बाय द सिस्टम। ना ही क्या होगा बेटा वहां पे रिलीज की जाएगी कोई भी हीट बेटा। जब इस तरीके का केस होता है बेटा, जब हीट इज नॉट रिलीज या चेंज इन हीट कांस्टेंट रहती है बेटा जिस केस के अंदर, वहां पे हम कहते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की, दैट इज इक्वल टू द वर्क डन, ठीक है। तो इस केस में आप लिख सकते हो कि इंटरनल एनर्जी जो होगी, यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा इंटरनल एनर्जी को। ये सारे के सारे केस बताऊंगा बेटा मैं आपको। इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू W, वर्क डन के बराबर हो जाता है वहां पे, किसमें, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर बेटा, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर ये केस हो सकता है। अगर इस एडियाबैटिक प्रोसेस को हम क्या करते हैं बेटा, ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को अगर हम अप्लाई करते हैं किसके ऊपर, आइडियल गैस के केस के अंदर, तो क्या होगा देखो, आइडियल गैस ली हमने, ठीक है बेटा। तो आइडियल गैस में क्या होगा, ये एक सिस्टम आ गया, वो इनिशियल है, ये फाइनल है बेटा। तो यहां पे क्या लिखते हैं, पी चेंज हो सकता है, V1, T1, P2, V2, T2 बेटा। यहां पे क्या है, डेल्टा Q इज इक्वल्स टू 0, ये केस रहेगा। अब इस सिस्टम में दोनों कंटेनर के अंदर और इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे जो गैस कंसीडर करोगे बेटा वहां पे, उसका तो फिक्स्ड अमाउंट रखोगे ना। क्या रखोगे आप, फिक्स्ड अमाउंट रखोगे।
तो उस केस के अंदर अगर मैं दोनों पे आइडियल गैस इक्वेशन लगाता हूं तो देखो क्या मिलती है मुझे आइडियल गैस इक्वेशन। आई विल गेट P1 V1 इज इक्वल टू एन आर T1, और दूसरे केस में क्या मिलेगी P2 V2 इज इक्वल टू एन आर T2 बटा। क्लियर? तो मैं अब इन दोनों को एलेबोरेट करता हूं तो मेरे पास क्या हो गया P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू एन आर, और इसको करता हूं तो क्या आ गया बेटा P2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू एन आर। अब बोथ द क्वांटिटीज आर इक्वल टू एन आर, और एन आर क्या है बेटा यहाँ पे कांस्टेंट है, तो वी में राइट लाइक दिस P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 is equal to PV upon T which is equals to NR। इसको आप कांस्टेंट मानते हो बेटा, ये इसके इक्वल हो जाता है। NR क्या बेटा यहाँ पे दैट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी यहाँ पे शो की गई है बेटा। ठीक है बेटा, क्लियर है केस? तो यहाँ पे ये केस आ गया बेटा हमारे पास कि टेम्परेचर केस में अगर रिलेशन लिखोगे तो आप इस तरीके से रिलेशन लिख के आते हैं PV इज इक्वल टू PV अपॉन NR। NR क्या है कांस्टेंट की एक वैल्यू है जो हमें शो की गई है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर ध्यान से सुनना बेटा जो बात बोलने जा रहा हूं। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हमारे पास एडियाबैटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, एंड दैट इज PV गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्या होता है बेटा PV गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आता है। गामा आपको पता है रेशियो है बेटा, ठीक है, गैसेस के लिए हमने निकाली है मोनोटॉमिक डायटॉमिक ट्राइटॉमिक, वो केस हमने कंसिडर किए हुए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि गामा की वैल्यू क्या होती है, दैट इज गामा बेटा, ये गामा है। ठीक है, अब मैंने क्या लिख लिया बेटा इसको लिख सकता हूं मैं PV गामा इज इक्वल्स टू के कांस्टेंट बेटा। ठीक है, नाउ इफ आई डिफरेंशिएट दिस, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो व्हाट विल हैपन, देखो डिफरेंशिएट इट बेटा, डिफरेंशिएट करो इसको। जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्या मिलेगा, देखो यहां पे डी PV गामा इज इक्वल टू डी के विच इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया बेटा, अगर मैं V गामा कांस्टेंट लेता हूं आई विल गेट dP प्लस, अगर मैं P कांस्टेंट लेता हूं इफ आई टेक P कांस्टेंट तो इसकी डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा डिफरेंशिएट करके बेटा, इसकी गामा आगे जाएगा, देन V गामा -1 dV इज इक्वल्स टू 0। चेक करो बेटा, इस तरीके से करोगे। देखो हमने पहले ये कांस्टेंट ले लिया dP आ गया सीधा केस, फिर हमने क्या किया P कांस्टेंट लिया, इसकी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, जो भी पावर होती है सामने आती है, फिर पावर -1 कर देते हैं इनटू dV, इसकी डिफरेंशिएशन आप कर रहे हो। अब इस केस के अंदर क्या करो, V रेज टू पावर गामा -1 कॉमन ले लो, तो इसमें लिख रहा हूं देखो बेटा मैं V रेज टू पावर गामा -1 मैंने कॉमन ले लिया यहां से। ठीक है, जब मैं यहां से कॉमन लूंगा V रेज टू पावर गामा -1 तो आई विल गेट V dP प्लस गामा P dV इज इक्वल्स टू 0। अब मैथमेटिक्स क्या कहती है बेटा कि आइदर दिस टर्म इज इक्वल टू 0 और दिस टर्म इज इक्वल टू 0। तो लिखता हूं देखो बेटा, आइदर V रेज टू पावर गामा -1 इज नॉट इक्वल टू 0। देखो किसी भी सिस्टम का कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा ही ना, और उस वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली बेटा क्या होगा उस केस के अंदर, अगर वॉल्यूम लेंगे कुछ तो दैट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर वॉल्यूम भी आपने 0 ले लिया तो फिर तो काम खत्म हो गया, वहां पे कोई भी सिस्टम कोई वर्क ही नहीं करेगा, कोई फंक्शन नहीं करेगा, कोई प्रोसेस नहीं होगी, इसलिए वॉल्यूम वहां पे 0 नहीं होगा। दिस क्वांटिटी इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी आर लेफ्ट विद दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी। अब इस क्वांटिटी में क्या है आपके पास, V dP प्लस गामा P dV इज इक्वल्स टू 0 बेटा। अब आप क्या करो, देखो यहां पे इसको उधर भेज दो, ये आ गया dP, ये आ गया गामा
माइनस गामा पी डी वी। अभी आ गया डीपी अपॉन डीवी इज इक्वल टू माइनस गामा पी अपॉन वी। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर स्लोप है बेटा। एडियाबैटिक प्रोसेस की जब भी बात करोगे तो उसका स्लोप क्या आएगा? दिस इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ, पीवी ग्राफ, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस माइनस गामा पी अपॉन वी बेटा। अब देखो इस तरीके से मैंने आपको शो कर दिया माइनस गामा पी अपॉन वी, ये स्लोप ऑफ द एडियाबैटिक प्रोसेस आ गया। अब मैं क्या करता हूं, देखो इस केस के अंदर इसी में एक चीज और शो करता हूं आपको, जो यहां पे दे रखा है बेटा वो है हमारे पास ग्राफ, ठीक है। अब मैं ग्राफ की बात करूंगा यहां पे, तो ग्राफ का केस क्या आ गया? देखो मैं कहूंगा इस केस के अंदर ये आ गया हमारे पास पीवी का ग्राफ, ये आ गया बेटा हमारे पास पीटी का ग्राफ, और ये आ गया बेटा हमारे पास वी का ग्राफ। तीन ग्राफ बनाएंगे। अब यहां पे देखो जो पीवी का ग्राफ होता है बेटा, दैट विल बी लाइक दिस, ऐसे ही ग्राफ आता है इसका, ठीक है। अब देखो इसी केस में एक और ग्राफ शो कर रहा हूं मैं, ये ग्राफ है बेटा ऐसे। तो जो रेड वाला ग्राफ है दैट इज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, और जो ब्लैक वाला ग्राफ शो किया, लाइन शो कर रहा हूं बेटा मैं यहां पे, दैट लाइन रिप्रेजेंट्स एडियाबैटिक प्रोसेस बेटा, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। अब देखो जो स्टीप होगा ग्राफ, थोड़ा सा स्टीप जाएगा बेटा नीचे को, ये स्टीपनेस आ रही है ना, तो ये हमेशा एडियाबैटिक प्रोसेस का ग्राफ होगा, बिकॉज यहां पे देखो बेटा डीपी अपॉन डीवी इज इक्वल टू माइनस गामा पी इंटू वी। जबकि अगर आपको आइसोथर्मल का स्लोप याद हो बेटा, आइसोथर्मल केस के अंदर जो स्लोप होता है दैट वाज इक्वल टू माइनस पी वी, ये था बेटा। तो जो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस आएगा, ये बेटा मैं रब कर रहा हूं 2 मिनट के लिए, तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस जो है, एडियाबैटिक इज इक्वल टू गामा इंटू स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, गामा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस बेटा। तो मतलब क्या हुआ, वो आइसोथर्मल प्रोसेस से गामा वैल्यू ज्यादा होगी। अब दूसरी वैल्यू क्या है बेटा, नेगेटिव में, तो इसलिए स्टीप हो जाएगा और ग्राफ नीचे को आ जाएगा। तो याद रखना अगर पीवी का ग्राफ दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, तो हमेशा ऊपर वाली लाइन जो है आइसोथर्मल के लिए ग्राफ शो करेगी, और जो नीचे होगी बेटा दैट विल शो फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस, वो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए शो करेगी बेटा। डन। अब चलो देखो यहीं पे पी और टी का ग्राफ देखते हैं हम लोग, और पी और टी के ग्राफ में क्या कहेंगे, देखो यहां पे कि इस केस के अंदर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ है बेटा, ठीक है। तो ना यहां पे प्रेशर कांस्टेंट है, ना यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है बेटा। पीवी इज इक्वल टू क्या है, एनआरटी, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर था, तो उसका ग्राफ हमें यहां पे बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बेटा, ठीक है। तो आप मुश्किल हो जाए या आप ये शो कर सकते हो इस केस के अंदर कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है। अब तीसरा केस देखो, मैं इसको थोड़ा रब कर रहा हूं बेटा, फिर आपको बताता हूं। चलो ऊपर लिख देता हूं तीसरा केस का, V और T के बीच में ग्राफ, V और T। अब यहां से देखोगे आप, तो V और T के बीच में ग्राफ क्या है, V इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो उस केस में भी आप ग्राफ कुछ इस तरीके से ही शो करोगे, ठीक है बेटा। वो तीसरी चीज जो है वैल्यू, वो थोड़ी कांस्टेंट रखनी होगी, अदरवाइज आपको क्या होगा, ग्राफ इस तरीके से शो करने होंगे, या थोड़ा सा कर्व आ जाएगा, डाउनवर्ड कर्व और अपवर्ड कर्व आएगा ड्यू टू द वैल्यू ऑफ पी ओवर हियर बेटा, उसकी वैल्यू के लिए। बाकी ये ग्राफ इस तरीके से आप शो करके आते हो वहां पे,
डन बेटा। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ग्राफ हो गए। अब देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो एक तो ये फॉर्मूला बेटा, कई बार पूछते हैं कि कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, ये है। अब इसके अलावा दो फॉर्मूले और हैं, ये तो P और V के बीच में रिलेशन था। अब हम चेक करेंगे कि P और T के बीच में क्या रिलेशन होगा, फिर विल चेक V और T के बीच में क्या रिलेशन होगा। मतलब इन दोनों के लिए एडियाबैटिक इक्वेशन क्या बनेगी। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, आप नोट करो बेटा, मैं रब कर रहा हूं इस साइड को। देखो बेटा, क्लियर केस हम बात करते हैं यहां पे P वर्सेस जो T का केस है। तो क्या कहेंगे बेटा यहां पे हम लोग कि ये आ गया केस। अब हम क्या करते हैं, वी हैव दिस पी वी गामा इज इक्वल टू के कांस्टेंट, लेट इट बी, ये मान लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू एनआरटी। यहां से v की वैल्यू बना लो, क्या गई, एनआरटी अपॉन पी। यूज दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन बेटा। तो क्या होगा देखो, P इंटू एनआरटी अपॉन पी रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू के आ गया बेटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, तो ये आ गया P 1 माइनस गामा, इसके ऊपर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 1 माइनस गामा। ठीक है बेटा, T रेज टू पावर गामा एन आर रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू के बेटा। ठीक है, अब क्या कर दो देखो, अब ये आ गया P 1 माइनस गामा T गामा इज इक्वल टू के एन आर रेज टू पावर गामा बेटा। तो ये कांस्टेंट के बराबर आ गया, दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू के डैश। तो P 1 माइनस गामा T रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट के डैश। तो देखो एक इक्वेशन ये थी बेटा पहली, P और V का रिलेशन, ये किसका आ गया, P और T का रिलेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये P और T का रिलेशन आया है, ये P और V का रिलेशन आया बेटा। ठीक है, अब इसी केस में अगर हम फर्दर बात करें देखो, तो ये तो हमारे पास एक नोट लिख के हमने बोल दिया कि ये पहला पॉइंट आ गया बेटा यहाँ पे। अब इसी में दूसरे पॉइंट की बात करता हूं मैं। ठीक है, उसको दोबारा से मैं पी वी गामा इज इक्वल टू के लिखता हूं बेटा, ये केस शो कर रहा हूं वहां पे। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा देखो, देखो ना यहाँ पे क्या आएगा, पी वी गामा इज इक्वल टू के का केस जो है यहाँ पे, तो फिर से हम पी वी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन यूज करेंगे, और यहां से इस बार P की वैल्यू बनाओ, एनआरटी अपॉन वी आ गया। नाउ यूज दिस वैल्यू इन द अबव इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन में इसका यूज करो। व्हेन यू यूज दिस वैल्यू इन द अबव इक्वेशन यू विल गेट एनआरटी अपॉन वी इनटू वी गामा इज इक्वल्स टू के बेटा। ये ऊपर जाएगा तो क्या आ गया, एनआरटी इंटू वी गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू के। एनआर कांस्टेंट है बेटा, तो क्या आ गया, वी गामा माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू के अपॉन एन आर विच इज इक्वल टू के डबल डैश। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई, वी
गामा माइनस 1 T इज इक्वल टू K डबल डैश। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है बेटा, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस है जिस केस में हमने तीनों में PV में PV के अंदर, PT के अंदर और VT के अंदर हमने रिलेशन आपको शो कर दिया बेटा, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको तीनों के रिलेशन याद रखने हैं, क्योंकि कई बार कंपटीशन से पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एप्लीकेबल फॉर द, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस। ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल कौन सी है इनमें से बेटा, वो आपको केस चेक करना पड़ता है वहां पे। अब देखो बेटा, ये हमारे पास 4 प्रोसेस अब तक थर्मोडायनेमिक्स की जो थी वो कवर हो गई है। नाउ अपने जो सेकंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेटा, दैट विल बी एक बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है बेटा, एंड द सेकंड वन इज F, दैट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये टू बी कंटिन्यू है बेटा, कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस और साइक्लिक प्रोसेस क्या करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बेटा थोड़ा टाइम लेंगी और थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का प्रोसेस का समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है बेटा, उस पर आपको एम्फसिस करना होगा, ठीक है। और साइक्लिक प्रोसेस कैसे होती है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो तब तक आप पढ़ते रहो बेटा, ध्यान रखो अपना, पढ़ते रहो। कोई डाउट होता है तो क्लास में पूछो बेटा, शर्माओ मत। मैं आपसे फिर कहता हूं जितने डाउट है वो क्लियर हो जाए आपके अभी तो अच्छा है बेटा, उतना ही आपको कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर फायदा हो जाएगा। चलो फिर बेटा, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, बाय बाय बेटा।